हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाया, हमारे काफी टॉपिक कवर हो जाते। एक्चुअली में संडे को तो रहती है छुट्टी, लेकिन सैटरडे को मुझे काम था। तो हम लोगों ने 1857 की क्रांति में कारण जाने थे और अलग अलग कारण जाने थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और उसके बाद 1857 की ही क्रांति जो है, उस क्रांति में 2 चीज और आती है, एक परिणाम आता है और एक प्रभाव आता है। तो हम आज इन दोनों के बारे में देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति थी उसके परिणाम क्या हुए और उसका जो प्रभाव था वो क्या रहा। तो आवाज क्लियर आ रही है? बोर्ड दिख रहा है? मैं आप सब लोगों को शायद पीडीएफ नहीं पहुंचा पाया था उसकी, तो मैं आज सभी इकट्ठी एक साथ पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो देखो 1857 की क्रांति मैंने आपको बताया था कि ये असंतोष था भारतीयों के लिए, और असंतोष का प्रभाव जो था वो 1857 की क्रांति के रूप में परिणित हुआ था। आज क्लास में नया कौन है? कोई नया व्यक्ति पहले दिन जुड़ा हो? क्योंकि जो बीच में एक ढंग से जुड़ता है उसको चीजें थोड़ी सी समझने में दिक्कत आती है कोई? सर मैं हूँ बंटी। अच्छा, बंटी। तो अब तुम नए कैसे हुए? तुम तो पहले भी आते थे। लेकिन ये है कि हम लोग काफी चीजें पढ़ ली, मतलब एकदम से जो पहली बार इंटर करता है उसको हो सकता है लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाए, कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है कि बीच में से टॉपिक चल रहा है। तो आज जो टॉपिक चल रहा है बीच में से टॉपिक चल रहा है, मतलब हम लोग 1857 क्रांति को आधा देख चुके हैं और आधा जो है हम आज देख रहे हैं। तो देखो परिणाम क्या हुए थे जब अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद उनको ये डर सताने लगा था कि अगर भारत में हमको शासन करना है तो इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और चूंकि उसका जो पहला परिणाम था वो यही था कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ। और सत्ता का हस्तांतरण ये है कि पहले जो 1857 तक जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो यहाँ पर राजनीतिक सत्ता करने लगे थे, उसका पूरा का पूरा हस्तांतरण हुआ ब्रिटेन क्राउन के पास। अर्थात ब्रिटेन की जो सत्ता थी उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, या उसके राज्य को समाप्त कर दिया, और क्राउन ने अपने हाथ में भारत की सत्ता को क्या कर लिया, अपने हाथ में ले लिया। तो इसको बोलते हैं सत्ता का हस्तांतरण। तो पहला परिणाम जो इसका हुआ था वो हुआ था सत्ता का हस्तांतरण। ठीक है, एक तो ये याद रखना। अर्थात सत्ता का हस्तांतरण किससे किससे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास इसका हस्तांतरण किया था। तो क्या क्या हुआ, कंपनी का राज खत्म हो गया, सत्ता ब्रिटेन के हाथ में चली गई, और 1858 का जो एक्ट था वो 1857 की क्रांति के बाद ही बनाया गया था। तो यहां से याद रखना 3 चीजें, यहां से इफेक्टिव जो चीजें याद रख सकते हैं हम सत्ता के हस्तांतरण में, वो ये है कि पहला तो ब्रिटिश कंपनी जो थी वो खत्म हो गई, दूसरा जो क्राउन के हाथ में सत्ता चली गई, और 1858 का जो एक्ट आया, उस 1858 में एक्ट के तहत एक घोषणा पत्र आया था, और उस घोषणा पत्र को जो भारत का पहला वायसराय बना था जिसे हम लॉर्ड कैनिंग के नाम से जानते हैं, उस लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का वो घोषणा पत्र भारतीय जनता को सुनाया था। ठीक है, कि आज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होती है और भारत पर ब्रिटिश क्राउन का राज स्थापित होता है। ठीक है, तो पहला परिणाम जो इसका हुआ था 1857 की क्रांति का, वो पहला परिणाम ये था कि सत्ता का हस्तांतरण। अगर हमको इसको एक लाइन में कहना पड़े तो ये कह सकते हैं हम कि सत्ता का हस्तांतरण। लेकिन अगर इसको डिटेल में लिखने जाए हम तो ये हम 100 शब्द में लिख सकते, ज्यादा भी लिख सकते, 3-4 चीजें इसमें आएगी। ठीक है, तो पहले फैक्ट में किसी को कोई समस्या? पहला परिणाम है ये कि क्या परिणाम हुआ 1857 की क्रांति का, कोई प्रॉब्लम है? हम आगे बढ़े? अबे कोई तो बोलो। दूसरा कारण है इसमें, परिणाम है, सॉरी, रियासतों का विलीनीकरण। रियासतों का विलीनीकरण कि मान लो ये भारत है, ठीक है, तो इस भारत राज्य को पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इसकी जितने भी भारतीय जो
राजा थे उन सभी लोगों को इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, विलय करना शुरू कर दिया, मिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही क्राउन का राज्य स्थापित हुआ सब जगह से इन्होंने क्या किया, किसी भी माध्यम से, देखो राजनीतिक कारण जो इसमें थे, जिसमें हड़प नीति और विलय नीति जो आती है, उसके साथ साथ इन्होंने कई राजाओं को युद्ध में हराया। उसके बाद भारत की जितने भी रियासतें थी उन रियासतों को अपने ब्रिटिश राज्य में मिलाना इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो दूसरा परिणाम इसमें यह हुआ 1857 की क्रांति के बाद, चूंकि ब्रिटिश क्राउन जो यहाँ स्थापित हो चुका था, तो उस ब्रिटिश क्राउन ने भारत की जितनी भी रियासत थी उनको आपस में मिलाकर एक ब्रिटिश शासन स्थापित करने में क्या किया, एक महत्वपूर्ण रोल अदा शुरू कर दिया। अर्थात रियासतों को क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने मिलाना शुरू कर दिया। तो भारत का पूरा क्षेत्रफल में जितनी रियासतें थी उन सभी रियासतों को मिलाने का दूसरा परिणाम सामने आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त होने के बाद और ब्रिटिश क्राउन का राज स्थापित होने के बाद। तो 1857 का दूसरा कारण अगर आपसे कोई पूछे तो रियासतों का विलयीकरण या विलीनीकरण, अर्थात सभी भारतीय रियासतों को क्या कर लिया गया, ब्रिटिश शासन के अंदर विलय कर लिया गया। ये दूसरा परिणाम है। तीसरा परिणाम है सेना का पुनर्गठन। अब देखो जो ब्रिटेन के लोग आए थे वो कोई सेना लेकर यहाँ नहीं आए थे, वो उनकी सेना जो थी वो बहुत कम थी, तो उन्होंने क्या किया, भारतीय लोगों को ही शामिल करके सेना को यहाँ पर बनाया था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो उन्हें ये डर सताने लगा कि हम भारतीय सैनिकों को कम से कम क्या करें, इसमें उसकी संख्या कम करें और ब्रिटिश सेनाओं को क्या कराएं, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। तो इस क्राउन का राज्य स्थापित होने के बाद 1857 की क्रांति के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया और उसमें 40,000 जो ब्रिटिश अंग्रेज सिपाही थे उनको बढ़ाकर इन्होंने कितना कर दिया, 65,000 कर दिया। तो पहला चेंजेस इसमें जो हुआ वो ये हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन था उस ब्रिटिश क्राउन में जो सेना का जो पुनर्गठन हुआ, उस सेना के पुनर्गठन में इन्होंने पहला परिवर्तन ये किया कि ब्रिटिश यूरोपियन सिपाही जो थे उनकी संख्या 40 से बढ़ाकर क्या कर दी गई, 65,000 कर दी गई। दूसरा जो परिवर्तन हुआ कि भारतीय सेना जो उस समय 2,38,000 थी उसको घटा दिया गया और 1,40,000 कर दी गई। अर्थात ब्रिटिश सेना को तो उन्होंने बढ़ा दिया और भारतीय सेना को उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। सेना से मतलब यहाँ पर जो सेना में भारतीय लोग शामिल थे उनको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो सेना का पुनर्गठन हुआ, भारतीय सेना को 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिया, जबकि उनकी सेना जो 40,000 थी, मतलब उनके जो सैनिक 40,000 थे उसको बढ़ाकर उन्होंने 65,000 कर दिया। तो पहला परिवर्तन इन्होंने ये किया। दूसरा, सैनिकों का जो अनुपात था वो पहले अनुपात भारतीय सिपाहियों का या भारतीय सैनिकों का अनुपात ज्यादा था, उस अनुपात को घटाकर इन्होंने 1:2 कर दिया। अर्थात एक भारतीय और 2 ब्रिटिश, इस तरीके से इन्होंने अनुपात को क्या कर लिया, रेशो कर लिया। तो 1:2 सैनिकों का अनुपात इन्होंने कर लिया। दूसरा, जितने भी सैनिकों के सेना के उच्च पद थे उन उच्च पद पर यूरोपियन लोगों को आरक्षित कर दिया, यूरोपियन लोगों के लिए आरक्षित कर दिया। तो सेना के पुनर्गठन में 2-3 चीजें आती है। एक तो ये आती है कि भारतीय जो अंग्रेजी सैनिक थे उनकी संख्या 40,000 से बढ़ाकर क्या कर दी, 65,000 कर दी। दूसरा है सैनिकों का, भारतीय सैनिकों का जो कि 2,38,000 थे उनकी संख्या कम करके 1,40,000 कर दी। सैनिकों का अनुपात जो था उसको इन्होंने 1:2 कर लिया और सेना के उच्च पद जो थे वो सब ब्रिटिश पदों के लिए आरक्षित कर लिए, अर्थात ब्रिटिश लोगों के लिए क्या कर लिए, आरक्षित कर लिए। तो फैक्ट यहाँ से ये सेना के पुनर्गठन में क्या किया गया, यहाँ से प्री का क्वेश्चन आपका यह बन सकता है कि 1857 की क्रांति की सेना पुनर्गठन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है या उपरोक्त में से सभी। तो तीनों फैक्ट यहाँ के आपके इसमें से सम्मिलित हो सकते हैं। तो सेना का पुनर्गठन इसका तीसरा परिणाम था। चौथा परिणाम था किसानों की ऋणग्रस्तता में बढ़ोतरी हुई। अर्थात जो किसान थे उस समय उन्होंने ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जैसे वो स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, जमींदारी प्रथा, ये सब प्रथाएं जितनी भी थी, इन प्रथाओं के कारण किसान की जो लगान थी वो उच्च होती जा रही थी, जिससे किसान जो था वो क्या होता जा रहा था, दिन दिन ऋणी होता जा रहा था। अर्थात उनका जो मतलब एक तरीके से ऋण जो था वो बढ़ता जा रहा था। वो साहूकार का हो सकता है या वो किसी से भी उनके द्वारा लिया गया, क्योंकि उनकी जो खेती होती थी, उनका जो फसल होती थी, उसकी उपज का कई हिस्सा जो था वो लगान देने में चला जाता था।
क्योंकि उन अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी कर लेने की, वो कुछ इस प्रकार की पॉलिसी थी। तो एक परिणाम सामने यहाँ पर यह आया था कि इसके बाद इन्होंने जो किसानों की जो ऋणग्रस्त था वो और बढ़ गई, और चूंकि जो युद्ध हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय किसानों ने मतलब लोगों का सपोर्ट किया था, क्योंकि इनके खिलाफ जो योजनाएं थी उन योजनाओं के खिलाफ इन्होंने सपोर्ट किया था। तो किसानों ने क्या किया, लगान की जो दर थी उसको बढ़ा दिया। तो एक परिणाम सामने आया कि किसान जो था, भारतीय किसान, वो एक तरीके से गरीब होता गया। ठीक है, तो एक परिणाम सामने आया। दूसरा परिणाम यह आया कि भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था, अर्थात कुटीर उद्योग जो था, वो पूर्ण तरीके से क्या हो गया, धाराशायी हो गया, अर्थात नष्ट हो गया। कहने का मतलब यह है कि इनकी जो पॉलिसीज थी 1857 के बाद, वो क्या हुई, उसके बाद जब ब्रिटेन राज का क्राउन यहाँ पर स्थापित हुआ, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, उद्योग स्थापित कर दिए, या अपने कच्चे माल को ये ब्रिटेन में ले जाकर वहां से उसको फिर से मॉडिफाई करके या उसको नया उत्पाद बनाकर फिर से भारतीयों को यहाँ पर बेच दिया करते थे। तो भारत में बनने वाले हस्तशिल्प जो उद्योग थे, भारत में ही जो उपयोग चीजों जो बनाई जाती थी, वो चीजें भारत के छोटे छोटे उद्योग जो खत्म हो गए। तो एक परिणाम यहाँ से ये भी सामने आया कि जो भारतीय उद्योग थे, वो हस्तशिल्प उद्योग जो थे, उनका खात्मा हो गया, पूरी तरीके से खात्मा हो गया, उसका विनाश हो गया। तो एक परिणाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 1857 की क्रांति के बाद ये आता है। दूसरा, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कुछ दमनकारी नीतियां बनाई। हो सकता है आपको वीडियो में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दमनकारी नीतियां बनाई। और वो दमनकारी नीतियां कुछ इस प्रकार की थी कि पहले लाइसेंसिंग एक्ट नहीं था किसी भी चीज के लिए, वो लाइसेंसिंग एक्ट 1857 इन्होंने लागू कर दिया। फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था, रजिस्ट्रेशन एक्ट इन्होंने लागू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो लोगों की अभिव्यक्ति थी, भारतीय समाचार पत्रों की जो अभिव्यक्ति थी, उस अभिव्यक्ति पर भी इन्होंने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद, ब्रिटिश राज स्थापित होने के बाद, इन्होंने उस पर प्रतिबंध, अलग अलग तरीके से प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। प्रतिबंध उन्होंने लाइसेंस एक्ट लेकर आ गए, रजिस्ट्रेशन एक्ट लेकर आ गए, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी थी उसे भी छीना गया। ठीक है, तो ये कुछ परिणाम है। अगर परिणाम में लिखने का आए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है प्री में कि निम्नलिखित में कौन सा एक कारण 1857 की क्रांति का परिणाम है, तो परिणाम और प्रभाव में ज्यादा अंतर रहता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी कुछ अगर हम परिणाम निकाले तो अलग निकल जाएंगे। और फिर उसका इफेक्ट क्या हुआ, मतलब हर क्षेत्र में इफेक्ट क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में उसका इफेक्ट देख सकते हैं, इकोनॉमिक के क्षेत्र में उसका इफेक्ट देख सकते हैं, राजनीतिक रूप से उसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो जैसा हमने कारण पढ़ा वैसा इफेक्ट भी हो सकता है। इफेक्ट को हम ऐसा भी देख सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब ये है कि भारतीय लोगों के लिए क्या इफेक्ट ऐसे हुए जो कि सकारात्मक रहे, और क्या ऐसे इफेक्ट रहे जो कि नकारात्मक रहे। तो हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। तो हो सकता क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सके। तो इस परिणाम में किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम लोग आगे बढ़े। इजी है वैसे, बहुत ज्यादा आंकड़े याद नहीं रखना है हमको, लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि ये आंसर मेंस में लिखने के लिए आता है। ये आंसर जो बड़ा क्वेश्चन है मेंस में वो भी लिखने के लिए आता है, तो इसकी व्याख्या भर करना रहती है। इसकी कुछ आंकड़ों के आधार पर, इतने आधार पर पहले उसकी पृष्ठभूमि बनती है। पृष्ठभूमि बनने के बाद फिर हमको उसके परिणाम चार्ट के रूप में भी दर्शा सकते हैं, और फिर उसकी थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन करके इस आंसर को आसानी से खत्म किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग ब्रिटिश 1857 की क्रांति के बाद उसका प्रभाव क्या हुआ। तो प्रभाव हमको हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। वैसे तो इकोनॉमी के क्षेत्र में देखने को मिलता है, उसके बाद अगर हम देखें तो राजनीतिक रूप से देखने को मिलता है, उसके बाद देखें तो नई संस्थाओं के रूप में देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो परिणाम के रूप में हमको, प्रभाव के रूप में देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रभाव जो है, याद रखिएगा, वो हुआ था कृषि का वाणिज्यीकरण। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके, देखो, कृषि का वाणिज्यीकरण, अर्थात कृषि का वाणिज्यीकरण 1857 क्रांति के बाद कैसा हुआ। देखो, पहले क्या होता था, इसके पहले तक कि भारतीय किसान खेती क्या करता था, तो अपने परिवार चलाने के लिए। कभी उसने नहीं सोचा कि ये लाभ का धंधा है, अर्थात कभी इससे पैसा भी कमाया जा सकता है, ऐसा कभी नहीं सोचा। वैसे तो ये बहुत देखा जाए तो 1990 तक भी नहीं सोचा था लोगों ने,
ये बाद में आया वाणिज्यकरण। लेकिन चूंकि शुरुआत जो थी वो 1857 की क्रांति के बाद ही हो गई थी कृषि का वाणिज्यकरण, अर्थात हमारे उत्पाद से बेचकर हम कृषि का जो उत्पाद था उसको बेचकर हम उससे लाभ भी कमा सकते हैं, ये होता है वाणिज्यकरण, अर्थात उसको व्यापारिक रूप दिया गया था। कृषि का जो व्यापारिक रूप जो प्रभाव में आया था वो 1857 की क्रांति के बाद आया था। तो आप देखो नील की जो खेती होती थी, नील की खेती, उस नील को बेचा जाता था, उससे भारतीय किसानों को कई लाभ होता था, लेकिन उसमें गड़बड़ी वहां पर हो गई कि उन्होंने नील की खेती को बोना अनिवार्य कर दिया और नील की खेती बर्बाद होने लगी। उस क्षेत्र के कारण भारतीय किसान जो थे, उसके कारण भारतीय किसान मतलब फिर से अंग्रेजों की वो एक शोषणकारी नीति मानकर उसके खिलाफ हुए थे। तो कृषि का वाणिज्यकरण का जो प्रभाव हुआ था वो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या है, तो पहला हम बोल सकते हैं कृषि का वाणिज्यकरण। दूसरा है मुद्रण प्रणाली का आगमन। देखो इसके पहले तक भारतीय रियासतों में आपने देखा होगा कि जो विनिमय मुद्रा प्रणाली जो चलती थी, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु दे दी जाती थी या कुछ सिक्कों के माध्यम से क्या किया जाता था, मतलब एक तरीके से आदान प्रदान होता था वस्तु का। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटिश क्राउन का राज स्थापित होने के बाद यहाँ पर मुद्रण प्रणाली का शुरुआत हुई थी। इसका दूसरा प्रभाव ये है, अर्थात मतलब एक तरीके से करेंसी प्रचलन आना शुरू हुआ था। करेंसी प्रचलन जो था वो 1857 की क्रांति के बाद ही शुरू हुआ था। तो आपने देखा होगा कि कई बैंकों की स्थापना हुई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, और अलग अलग बैंक जो स्थापित हुआ उसमें मुद्रा का विनिमय शुरू हुआ। तो मुद्रण प्रणाली का जो आगमन हुआ वो 1857 की क्रांति के बाद शुरू हुआ था। तो एक ये याद रखिएगा, मतलब मुद्रा प्रणाली की जो शुरुआत है या आगमन है, ये 1857 क्रांति का एक प्रभाव है कि भारत में क्या हुआ, करेंसी प्रचलन शुरू हो गया। वो करेंसी प्रचलन शुरू हुआ तो जो वस्तु विनिमय था उस प्रथा एक तरीके से धीरे धीरे क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। तो मुद्रा प्रणाली का आगमन। तीसरा था आधुनिक उद्योगों का विकास। तीसरा प्रभाव अगर हम देखें तो आधुनिक उद्योगों का विकास, अर्थात जो वर्तमान में हम जितने भी उद्योग देख रहे हैं, तो उद्योगों के जो विकास था वो 1857 क्रांति के बाद शुरू हुआ। और इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन में 16वीं और 17वीं शताब्दी में एक औद्योगिक क्रांति हुई थी। और औद्योगिक क्रांति का मतलब यहाँ पर यह है कि नए नए उद्योगों का आविष्कार हुआ, नए नए उद्योगों का निर्माण हुआ और नई नई इन्वेंशन वहां पर हुई, जिसके कारण उद्योग स्थापित हुए, जिसमें कार ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट जो है वो उसका नया निर्माण हुआ। हर अलग अलग क्षेत्र में जैसे टेलीफोन का आविष्कार हुआ और इसके आधार पर नए नए उद्योगों का विकास हुआ। तो उन उद्योगों को अंग्रेजों ने भारत में भी क्या किया, शुरू किया। तो आधुनिक उद्योगों का भारत में जो विकास शुरू हुआ था वो 1857 की क्रांति के बाद ही हुआ था, जिसका प्रभाव मैंने आपको उसमें परिणाम में बताया कि हस्तशिल्प जो हमारे उद्योग थे वो समाप्त हुए थे। उसका कारण ये था कि यहाँ पर आधुनिक उद्योगों का क्या हो रहा था, धीरे धीरे विकास हो रहा था। तो तीसरा प्रभाव इसका यह रहा, भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास। तो ये सकारात्मक प्रभाव में आएगा कि नकारात्मक प्रभाव में आएगा, क्यों, कौन बताएगा? सकारात्मक प्रभाव में आएंगे सर। सकारात्मक प्रभाव में आएगा क्योंकि निश्चित रूप से अगर हम उस दृष्टि से देखें कि हमारा जो कुटीर उद्योग थे उसको नष्ट किया गया तो ये नकारात्मक है। लेकिन अगर हम भारत के विकास की नजर से इसको देखें तो ये एक सकारात्मक प्रभाव था, जिसके कारण कई भारतीयों को रोजगार मिला था, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा जो कच्चा माल था उसकी वस्तु या उसका जो भी मॉडिफाई करके जो वस्तु बनाई जाती थी वो भारत में ही बनने लगी थी। इसके पहले तक ये ब्रिटेन ले जाया जाता था कच्चा माल और वहां के लोगों को रोजगार मिलता था। तो आधुनिक उद्योगों का जो विकास हुआ था वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सकारात्मक प्रभाव था। आपने देखा होगा उसके कारण भारत में क्या हुआ, रेल का विकास हुआ। तो रेल का विकास जो हुआ वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, सकारात्मक प्रभाव है। दूसरा, बैंक की शुरुआत हुई तो बैंक की शुरुआत होना भी भारतीय जो परिप्रेक्ष्य में एक सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन अगर हम फिर से परिणाम पे चले जाते हैं तो ये नकारात्मक भी लगते हैं, ठीक है। तो आधुनिक उद्योगों का विकास जो हुआ ये भी 1857 की क्रांति के बाद ये विकास हुआ, जो कि उसका एक प्रभाव था। अर्थात कह सकते हैं हम आधुनिक उद्योगों का विकास। फिर हम कह सकते हैं भारत में पूंजीवाद का उदय।
तो भारत में पूंजीवाद का उदय जो है ये नकारात्मक है कि सकारात्मक है, इसको कैसे देखेंगे आप लोग? भारत में पूंजीवाद का उदय कोई भी बता दो, कैसे भी बता दो, अपने हिसाब से बोल दो, ये नकारात्मक है सकारात्मक, बस इतना सा बता। भारत में सकारात्मक है। सकारात्मक कैसे मानेंगे हम सकारात्मक? ये परिणाम जो है, ये प्रभाव जो है ये नकारात्मक है। इसलिए नकारात्मक है कि जो गरीब और अमीर की जो खाई बढ़ाई है ये पूंजीवाद ने बढ़ाई। ठीक है, अभी वर्तमान में भी अगर हम देखते हैं तो आप देखो पूंजीवाद की पूंजी कम नहीं हो रही है, वो बढ़ रही है, लेकिन गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो भारत में पूंजीवाद का जो उदय हुआ ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक नकारात्मक प्रभाव है। क्यों नकारात्मक प्रभाव है? कि कुछ लोगों को ही पास पूंजी क्या हुई, बढ़ती गई, और जिसके कारण जो लोग जैसे थे और नीचे चले गए। तो पूंजीवाद का उदय जो होना ये भारतीय 1857 की क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत में पूंजीवाद का उदय भारतीय अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव था या सकारात्मक था, तो ये क्योंकि हमारे यहाँ की जो जनता थी वो ज्यादा पब्लिक गरीब थी, है ना, किसान, क्योंकि हमारा देश ही किसान मतलब एक तरह कृषि आधारित देश है, इसलिए पूंजीवाद का उदय होना उस समय के लिए क्या था, नकारात्मक प्रभाव था। आज भी नकारात्मक है। आप देखिए अगर पूंजीवाद के हाथ में, पूंजीवादी जितने भी राष्ट्र है, जैसे ही उनकी अर्थव्यवस्था धराशायी होती है तो पूंजीवाद जो था वो हावी हो जाता है। भारत में भी यही हो रहा है, अभी वर्तमान में भी अगर देखो तो पूंजीवाद हावी हो रहा है। आपने देखा होगा कोरोना जैसी परिस्थितियों में भी जो अमीर लोग थे उनकी संपत्ति बड़ी है, लेकिन जो छोटे छोटे अपने काम धंधे कर रहे थे वो बिल्कुल क्या हो गए, धराशायी हो गए। तो ये गरीब और अमीरों की बढ़ाने वाली खाई है एक तरीके से। ठीक है, तो ये प्रभाव ये भी हुआ था। ठीक है, अगला है राष्ट्रवाद का उदय। और राष्ट्रवाद का उदय ये भारत के लोगों के लिए सकारात्मक प्रभाव था, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों की जितनी भी दमनकारी शोषणकारी नीतियां थी वो सभी क्षेत्र में सभी लोगों को प्रभावित कर रही थी। किसान को प्रभावित कर रही थी, आदिवासी को प्रभावित कर रही थी, वो भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनको प्रभावित कर रही थी, भारत के जो किसान थे उनको प्रभावित कर रही थी। तो भारत के सभी लोगों के मन में देश की रक्षा के लिए एक आग उबलने लगी, और ये आग उबली, उसी आग को कहा जाता है कि सबके मन में देश के प्रति प्रेम बढ़ गया। ठीक है, इसको बोला जाता है राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव हुआ था 1857 क्रांति का, वो सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो था वो था राष्ट्रवाद का उदय होना। और राष्ट्रवाद का उदय भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद लोगों के मन में अंग्रेजों को भारत से भगाने की एक तरीके से उन्होंने एक रणनीति शुरू होने लगी, और ये आगे आने वाले 100 साल के बाद जो कि अंग्रेजों को भगाने में कामयाब भी हुई। तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ये 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव माना जा सकता है। अब राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे, तो उसमें एक कारण ये भी आता है 1857 की क्रांति। तो अगर 1857 की क्रांति नहीं होती तो भारतीय लोग सोए हुए थे। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करते थे। भारतीय रियासतें जो थी वो आपस में एक दूसरे से लड़ती रहती। लेकिन जब अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में वो हार गए, भारतीय जब लोग हार गए तो उनके मन में समझ में आया कि ये लोग हमारे ऊपर पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। हुए भी सही। तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। अगला प्रभाव जो हुआ कि भारत में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो यहाँ पर राष्ट्रवादी संस्थाओं की स्थापना हुई, उसमें एक कांग्रेस भी थी। तो राष्ट्रवादी संस्थाएं की जो स्थापना हुई, जैसे हिंदू सोशलिस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रह्म समाज, और ये सब धीरे धीरे क्या हुई, मतलब स्वामी विवेकानंद की अगर हम देखें तो रामकृष्ण मिशन, ये सब जिन्होंने अपने अलग अलग संगठन बनाए, और संगठन बनाने का मेन मकसद जो था कि भारतीय लोग अंग्रेजों के प्रति सचेत हो जाए। ठीक है, तो राष्ट्रवादी संस्थाओं की जो स्थापना होने लगी ये 1857 की क्रांति का ही परिणाम था, यह प्रभाव था और इसमें कांग्रेस की स्थापना होना इसका सबसे बड़ा प्रभाव था, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा मंच था जहां से भारतीय लोग जाकर अंग्रेजों से अपनी बात को मांग सकते थे, या हड़ताल कर सकते थे, या बोल सकते थे, और उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो प्रजातांत्रिक तरीके से
राष्ट्रवादी संस्थाओं की स्थापना हुई और उसमें कांग्रेस 1885 में जिसकी स्थापना हुई वो 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव था। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है, परिणाम और प्रभाव, ये 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण फैक्ट है। और यहां से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि 2-3 कारण दे दिए, 2-3 प्रभाव दे दिए, 2-3 परिणाम दे दिए और आपसे पूछे जाएंगे कि 1857 की कारणों में कौन एक शामिल है या नहीं है, 1857 के प्रभाव में कौन एक शामिल है या नहीं है। तो आपको यहाँ से इन चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। निश्चित रूप से इसमें जो आंकड़े हैं वो बहुत कम है, लेकिन जो इसमें लिखने वाली जो बात है वो बहुत सारी है। आप अपने हिसाब से भी उसको लिख सकते हैं और ये आंसर ज्यादातर क्या मेंस में आते हैं, लेकिन यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है। तो अभी तक कोई समस्या है? हम लोग पढ़ते हैं 1857 की क्रांति का एक विस्तार और है, और विस्तार में क्या आता है देखो, उसको थोड़ा देखने की कोशिश करना। कोई समस्या इन दोनों में? परिणाम अलग है, प्रभाव अलग है। इस प्रभाव को 2 तरीके से भी देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक, आप ये भी निकाल सकते हो अलग अलग। अब देखो 1857 की क्रांति का विस्तार, विस्तार से मतलब यहाँ पर यह है कि किस क्षेत्र से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और उससे एक क्वेश्चन प्री में जरूर आता है, याद रखना। तो देखो हम उसको 4-5 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले विद्रोह का केंद्र, फिर हम उसको देखेंगे कि भारत में भारतीय किसने उसका नेतृत्व किया था, भारतीय नेतृत्वकर्ता एक उसका ये रहता है। तीसरा है कि शुरुआत मतलब अर्थात तारीख, दिनांक, ये बोल सकते हैं समय। फिर अगर हम उसको देखें तो ब्रिटिश व्यक्ति कौन था जिसने उसको कुचला था, ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है। और आखिरी में यह होता है कि उसका परिणाम क्या रहा, कौन क्या हुआ। तो देखो आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति में जब मैंने बताया था कि ये असफल क्यों हुई थी, तो असफल इसलिए हुई थी कि इसका क्षेत्र जो था वो बहुत सीमित था, मतलब बहुत कम क्षेत्र में ही इसने क्या किया था, इसका प्रभाव रहा था कि उत्तर भारत के क्षेत्र में ही 1857 क्रांति हुई, दक्षिण भारत में इसके कोई प्रभाव नहीं था। तो जहां जहां पर भी विद्रोह हुए उन विद्रोह को हमको ये पढ़ना है कि कौन सी जगह से किसने इसका नेतृत्व किया था, और ब्रिटिश कौन था जिसकी तरफ से वो नेतृत्व कर रहा था, और आखिर में उसका परिणाम हुआ क्या। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो दिल्ली जैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आते हैं, इसलिए याद रखना। दिल्ली, तो दिल्ली में जो उस समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय, दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, और उसका एक सेनापति था बख्त खान, याद रखना। उसके द्वारा इस विद्रोह का सामना किया गया था 1857 की क्रांति का विस्तार में। ठीक है, ये बात है 11 मई 1857 की। देखो 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई, 10 मई मेरठ से। 11 मई को इन्होंने ब्रिटिश मतलब दिल्ली पर जो शासक बैठा था मुगल बादशाह, उसके सेनापति बख्त खान ने यहाँ पर 11 मई 1857 को विद्रोह किया, और निकलसन करके और निकलसन एवं हडसन, ये 2 व्यक्ति थे जिसने बहादुर शाह जफर की जो सेना थी उसको क्या किया था, उसका मतलब एक तरीके से सामना हुआ था। ठीक है, और 20 सितंबर 1857 को क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर की। तो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि दिल्ली से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय भी आ सकता है और बख्त खां भी आ सकता है। आपको दोनों याद रखना। बख्त खां क्योंकि उसके सेना में शामिल था, उसकी नेतृत्व कर रहा था, जबकि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था वो राजा था। ठीक है, तो कोई समस्या है पहले में, यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है प्री में। ठीक है, किसने कहां से नेतृत्व किया था, तो दिल्ली का याद रखना। 7-8 क्षेत्र है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, मुश्किल से 8 से 10 क्षेत्र है। दूसरा अगर आप देखो लखनऊ, तो लखनऊ से किसने किया था, कौन बताएगा? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ से जो नेतृत्व किया था भारतीयों की तरफ से होती बेगम हजरत महल, 4 जून 1857 को, और इसका ब्रिटिश तरफ से जो नेतृत्व किया गया था उसका नाम था कैंपबेल।
ठीक है, कैंपबेल ने इसका नेतृत्व किया था और मार्च 1858 में ब्रिटिश यहाँ पर जीत गए थे। 1858 में इसका परिणाम ये रहा कि ये हार गए थे। तो लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। 4 जून 1857 को अंग्रेज की तरफ से जो सेना नायक शामिल हुआ था उसका नाम कैंपबेल था। 1858 में इस क्षेत्र को इन्होंने जीता था। अगला है कानपुर। कानपुर से कौन आता है? कानपुर से कौन था? नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे, ठीक है, 2 नाम याद रखना है आपको। कानपुर से भारतीय नेतृत्वकर्ता में नाना साहब भी आते हैं और ये नाना साहब झांसी में भी रानी झांसी का क्या करते हैं, वो करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं। और उसकी तरफ से तात्या टोपे, 2 लोग याद रखना, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, 2 लोगों ने कानपुर से नेतृत्व किया था। और यहाँ पर भी ये बात 5 जून की है 1857। और यहाँ पर भी जो अंग्रेजी सेना ने नेतृत्व किया था वो कैंपबेल के नेतृत्व में ही किया था, कैंपबेल। और इसका जो परिणाम रहा वो रहा कि दिसंबर 1857 को ही यह युद्ध जीत लिया गया। कैंपबेल दिसंबर 1857 को ये युद्ध जीत लिया गया था। हो सकता है आपको ये क्लियर ना दिख रहा हो, मैं इसकी पीडीएफ आपको जरूर पहुंचाऊंगा। तो एक चीज यहाँ से ये याद रखिएगा कि कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे जो है उनके नेतृत्व में ये काम मतलब ये नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन ऐसे ही आता, दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, कानपुर से किसने किया था, या लखनऊ से किसने किया था। अगला है झांसी। झांसी का तो आप लोग सब जानते हो। झांसी से जो नेतृत्व किया था वो किया रहा था महारानी लक्ष्मीबाई, जिसे हम झांसी की रानी कहते हैं, ठीक है। झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। 4 जून 1857 को 4 जून 1857 को इसका नेतृत्व किया गया था। किसने नेतृत्व किया था अंग्रेजों की तरफ से इसमें? उसका कोई नाम बता सकते हैं? ह्यूरोज, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसमें आता है ह्यूरोज का नाम, कि ह्यूरोज की सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को हराया था, ठीक है। और जो 17 जून 1858 को 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई इसमें वीरगति को प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई ने 4 जून 1857 से युद्ध लड़ा था। ह्यूरोज करके अंग्रेज जो था उसके नेतृत्व में झांसी की रानी की हार हुई थी। और एक तरीके से 17 जून 1858 को क्या हो गया था, उनका घोड़ा जो था वो नाले को पार नहीं कर पाया और इस तरीके से उन्होंने क्या की थी, एक मतलब उस आत्महत्या कह सकते हैं हम लोग, मतलब उनको मार दिया गया था कुल मिला के। तो विद्रोह के केंद्र में मैंने आपको बताया दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी। अगला जो क्षेत्र था वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने। अब याद रखना, ये जो लियाकत अली है, ये लियाकत अली वो लियाकत अली नहीं है जो कि ब्रिटिश अंतरिम सरकार में क्या बनते हैं, वित्त मंत्री बनते हैं, ठीक है ना। ये लियाकत अली वो लियाकत अली से अलग है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये 1857 की बात है और वो जाके बन रहे 1947 में, तो 100 साल व्यक्ति जिएगा क्या? संभव ही नहीं है। और उसके पहले भी 1857 के पहले भी तो 20 साल हो चुके होंगे जब तो जाके नेतृत्व कर रहे, तो 120 साल का तो संभव है नहीं। इसलिए लियाकत अली ये अलग है, याद रखना। लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था भारतीय मतलब क्रांति का। तो यहाँ से एक याद रखना, जून 1857 की बात है ये भी। और ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता जो इसमें था कर्नल नील करके एक व्यक्ति था, कर्नल नील। और इस तरीके से कर्नल नील ने इस लियाकत अली साहब का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और 1858 में क्या हो गया, वो परिणाम ये सामने आया कि ब्रिटिश ने इस राज्य को जीत लिया। तो इलाहाबाद से याद रखना, देखो ये याद रहे ना रहे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना, इलाहाबाद से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लियाकत अली, ठीक है। ये अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले तो ब्रिटिश का पूछ लेते हैं, ब्रिटिश सेना का सामना इलाहाबाद में किससे हुआ था, तो कर्नल नील से हुआ था। एक और जगह का नाम आता है जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ है? जगदीशपुर बिहार में है, ठीक है। वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दोनों भाई थे, याद रखिएगा। इन दोनों ने जगदीशपुर से क्या किया था, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व, मतलब ब्रिटिश सेना का विद्रोह को झेला था, ठीक है। तो वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह जगदीशपुर बिहार में आता है और वहां से
1857 की जो क्रांति थी उस 1857 की क्रांति का मतलब नेतृत्व किया था। ये बात भी कब की है? 12 जून 1857 की, ठीक है, जगदीशपुर 1857 की। और यहाँ पर जो अंग्रेज व्यक्ति था उसका नाम था विलियम टेलर। विलियम टेलर ने इन दोनों की जो क्रांति थी उसका मतलब नेतृत्व संभाला था। अंग्रेजों की तरफ से किसने संभाला था? विलियम टेलर करके। और दिसंबर 1858 में ये लोग हार गए, ठीक है। तो जगदीशपुर से क्वेश्चन ऐसा आता है कि जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस भारतीय ने किया था? तो दोनों के नाम आ सकते हैं या ये आ सकता है कि किसी एक व्यक्ति का, तो वीर कुंवर सिंह या अमर सिंह, या दोनों, ये दोनों सगे भाई थे जिन्होंने जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। एक और आता है फैजाबाद। एक और आता है फैजाबाद। फैजाबाद से किसने किया था? मौलवी, फैजाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। फैजाबाद से जो नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ये भी जून, देखो ज्यादातर जो डेट जितनी भी दिनांक है वो जून की है, 1857 की है। और जनरल रेनाल्ड करके एक व्यक्ति था अंग्रेज, उस व्यक्ति ने यहाँ फैजपुर में क्या किया था? फैजाबाद में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया, जनरल रेनाल्ड करके। और 5 जून 1858 को ये युद्ध ये लोग हार गए थे, मौलवी अहमदुल्ला। तो फैजाबाद से नेतृत्व करने वाला भारतीय 1857 क्रांति का मौलवी अहमदुल्ला, जून 1857 को ब्रिटिश तरफ से जनरल रेनाल्ड, और 5 जून 1858 को ये भी एक तरीके से उन्होंने क्षेत्र क्या कर लिया था? दबा दिया था, मतलब उस विद्रोह को दबा दिया था। और आखिरी एक जगह का नाम आता है जिसका नाम है बरेली, ठीक है। बरेली से किसने किया था? ये भी खान बहादुर खां। खान बहादुर, गुड, खान बहादुर खां, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि बरेली से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खां, जून 1857 की बात है, ये भी जून 1857 की। और ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता जो इसमें था ये था विसेंट अय्यर करके। विसेंट अय्यर करके जो व्यक्ति था वो इस 1857 क्रांति में ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता में क्या कर रहा था? सामना कर रहा था। और 1858 में इस क्षेत्र को भी इन्होंने, इस विद्रोह को भी क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। तो आपने देखा होगा कि ये 8-10 क्षेत्र जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्वेश्चन ज्यादातर ये आता है प्री में कि लखनऊ से किसने सामना किया था, बरेली से किसने किया था, झांसी से किसने किया था, कानपुर से किसने किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। 2 चीजें यहाँ से याद रखना, एक तो जगह का नाम याद रखना, दूसरा भारतीय नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखना, और तीसरा याद रखना अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ये 1857 की क्रांति का था विस्तार, जो मैंने आपको बताया। विस्तार बहुत सीमित क्षेत्र में था, हमको ज्यादा यहाँ से डिटेल नहीं जाना है क्योंकि प्री में जो क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप से आता है। मेंस के लिए जो क्वेश्चन आता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो उसमें इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये ऐसा का ऐसे ही विस्तार। एक चीज जो हम लोगों को पढ़ना है, चूंकि हम मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में किस जगह से किसने नेतृत्व किया था एक अलग से आता है क्वेश्चन, ठीक है। कि जैसे मान लो मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नीमच से हुई। फिर वहां से नेतृत्व किसने किया था? ग्वालियर से किसने किया था? ठीक है, खरगोन से किसने किया था? तो वैसा का वैसे ही क्वेश्चन जो अभी हम इस भारत के इसमें पढ़ रहे थे वैसे ही रेफरेंस में कल हम मध्य प्रदेश का पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पे इसको खत्म करेंगे, और कल की क्लास जो रहेगी वो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति में किस जगह से किसने नेतृत्व किया था उस पर जाएगी। तो किसी को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है?